जय हिंद दोस्तों। आज 13 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे, उससे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न रहा, हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया? किस देश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया? तो आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसकी शुरुआत कब से हुआ? तो 1951 से। कहाँ होगा? गोवा में होगा, भारत के गोवा में होगा। उसके बाद चलते हैं, तो ये बांग्लादेश ही कंट्री इन फोकस क्यों हुआ? बांग्लादेश को अभी फोकस में क्यों रखा गया? क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान का शताब्दी दिवस है। उसके बाद आते हैं यहाँ सूरीनाम। तो सूरीनाम अभी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रकाश अतिथि के रूप में भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रहा, हाल ही में जगन्नाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोल दिया गया है। इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो आते हैं, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर, तो ये स्थित कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ये मंदिर किस शैली में है? तो ये नागर शैली में है। उत्तर दिशा के उत्तरी भाग, भारत के उत्तरी भाग में जितना भी मंदिर है वो नागर शैली में, और दक्षिणी भाग द्रविड़ शैली में रहता है। उसके बाद ये इसमें जो है कोविड-19 की जांच अब नहीं भी होगा, दिखाने की कोई अनिवार्यता नहीं रहा। ये बिना जांच दिखाए हुए भी एंट्री मार सकता है, यानी उस मंदिर में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद आते हैं, ये जगन्नाथ मंदिर जो है नागार्जुनी पेशा से संबंधित है। नागार्जुनी पेशा क्या है? तो ये भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम का युद्ध पोशाक को ये दिखाता है। नागार्जुन पेशा जो है नागार्जुनी नेक्स्ट देख लेते हैं पेज बढ़ा के, जैसे कि नागार्जुनी पेशा जो है, नागार्जुनी पेशा ये क्या दिखाता है? तो भगवान जगन्नाथ को और भगवान बलराम को ये दोनों भगवान जगन्नाथ भगवान बलराम के युद्ध पोशाक को ये दिखाता है। नागार्जुनी पेशा कितने वर्षों के अंतराल पर? 26 वर्षों के अंतराल पर नागार्जुनी पेशा होता है। अब जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कब हुआ? कौन सी शताब्दी में बोलेगा? तो ये 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे प्रश्न है, कहता है मंदिर निर्माण संबंधित कुछ जान लेते हैं। दक्षिण भारत में मंदिर किस शैली में है? तो अभी हमने बताया दक्षिण भारत में मंदिर द्रविड़ शैली में है। दक्षिण भारत में मंदिर कैसा है? द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत में, और उत्तरी भारत में नागर शैली में है। उसके बाद पदानाम स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? पदानाम स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है? तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को? सूर्य मंदिर को कहता है। कहता है कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो असम के गुवाहाटी में स्थित है। असम के गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा, हाल ही में, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहता है, हाल ही में किसने फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले जोसेफ विकान के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा रियोनाल्डो
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। रोनाल्डो सॉरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। अब ये आते हैं, किसका रिकॉर्ड तोड़ा? जोसेफ बिकान का। ये लियोन मेसी जो है, लियोन मेसी ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। लियोन मेसी अर्जेंटीना के हैं। और जब पूछेगा कि एक ही क्लब में सबसे अधिक गोल, तो एक ही क्लब में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड किसके पास है? लियोन मेसी के पास है। एक ही क्लब में सबसे ज़्यादा तो लियोन मेसी, और सबसे ज़्यादा गोल कहेगा, सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड अब जो है रोनाल्डो के पास हो गया है। एक ही क्लब में बोलेगा तो लियोनेल मेसी, और सर्वाधिक गोल पूरे में ओवरऑल में तो रोनाल्डो। उसके बाद ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है ये प्लेयर ऑफ द ईयर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर एक और यहाँ का है, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसको एक अवार्ड भी मिला है। उस अवार्ड का नाम था गोल्डन फुट अवार्ड किसको मिला था? गोल्डन फुट अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा जो है। अब इससे संबंधित पहले जान लेते हैं। जैसे उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है उड़ीसा का? गणेशी है। तो नवीन पटनायक, सीएम है नवीन पटनायक, और राज्यपाल है गणेशी। उसके बाद आते हैं, जैसे कि अब पूछ लेगा इसी में टायर पार्क कहाँ स्थित है? जैसे टायर पार्क कहेगा तो टायर पार्क कहाँ स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिमी बंगाल में टायर पार्क स्थित है। मिसाइल पार्क बोलेगा, इसी से संबंधित प्रश्न। मिसाइल पार्क तो मिसाइल पार्क कहाँ है? विशाखापट्टनम में। उसके बाद यदि कह देता है मेडिकल डिवाइस पार्क तो ये केरल में है। मेडिकल डिवाइस पार्क केरल में है। और इससे उड़ीसा, ये कहाँ आते हैं? ये कहाँ जो है उड़ीसा में किस स्थान पर खोला जाएगा पार्क? तो ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो आग पर काबू पाने के लिए इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। उड़ीसा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, मुख्य बातें उड़ीसा के बारे में। जैसे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद स्वच्छता कर्मियों के लिए कौन सा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा आरंभ किया गया था? गरिमा योजना किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो उड़ीसा सरकार द्वारा। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्राप्त है? तो नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील। अभी टोटल रामसर साइट की संख्या कितना है? 42 हो गया है, 42। उसके बाद कहता है पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पहले यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भी उड़ीसा में हुआ। उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न। यह चिल्का झील क्या है? खारे पानी का झील है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आ गया है आपका नेक्स्ट प्रश्न, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। कहता हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस पूर्वोत्तर राज्य में वैनेडियम के संभावित भंडार खोजे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश वहाँ का, इसके बारे में, वहाँ का सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश का सीएम पेमा खांडू, और राज्यपाल बीडी मिश्रा है। उसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अब वैनेडियम के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसे वैनेडियम चांदी के समान है, इसका आकार के साथ सफ़ेद एकदम दिखता है, चांदी के जैसा सफ़ेद होता है।
और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो स्टील को मजबूत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कहाँ, यदि पूछ देगा अरुणाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में, तो ये डेपो और तवांग, डेपो प्लस तवांग क्षेत्र में इसका जो है ये खोजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रहा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई लोग। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कितनी अटल टिंकरिंग लैब ATL अटल टिंकरिंग लैब को अपनाने की घोषणा की है। तो सबसे पहले इसरो के बारे में जान लेते हैं कुछ इसरो के बारे में। जैसे इसरो का अध्यक्ष अभी कौन है, ISRO, इसका अध्यक्ष अभी कौन है, तो के सिवान है। इसकी स्थापना कब हुआ, ये पूछ देगा इसकी स्थापना कब किया गया, तो 15 अगस्त, अगले पेज में हम लोग देख लेते हैं इसको। 15 अगस्त इसका स्थापना इसरो का कब हुआ, 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर इसरो का कहाँ है, इसरो का यदि हेडक्वार्टर पूछ दे तो इसका बंगलौर है। हेडक्वार्टर कहाँ है, बंगलौर, हेडक्वार्टर बंगलुरु है। इसका अध्यक्ष अभी तो के सिवान है। उसके बाद के सिवान को एक पुरस्कार अभी मिला है, बाउम-कर्मन पुरस्कार। बाउम-कर्मन पुरस्कार किसको दिया गया है, के सिवान को। अब कहेगा इसरो कहाँ से अपना अंतरिक्ष रॉकेट को परीक्षण करता है, तो इसरो जो अपना रॉकेट परीक्षण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन जो है वहीं से अपना रॉकेट परीक्षण करता है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। उसके बाद यदि अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहेगा तो विक्रम साराभाई। परमाणु विज्ञान का जनक कहेगा तो भाभा जी ट्राम्बे में जो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इन्होंने पहला आंसर हो जाएगा 100 जो है अपनाने की, 100 ATL अपनाने को जो है घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसरो के बारे में जैसे देख लेते हैं, कुछ प्रश्न आ गया है। जैसे अभी तुरंत ने बताए हैं कि इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो इसरो की स्थापना कब हुआ अभी तुरंत बताए हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 1969 को हुआ था। बाउम-कर्मन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, अभी तुरंत बताया, के सिवान को। अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष भी, इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, तो विक्रम साराभाई है। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। अब आया कि मंगलयान और चंद्रयान 2 किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया। यदि मंगलयान बोलेगा तो मंगलयान को PSLV-C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया। यही चंद्रयान को बोलेगा तो चंद्रयान को लिखिएगा, देखते हैं इधर लिख देते हैं, चंद्रयान को GSLV-M के थर्ड M1 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो इतना हम लोगों ने इतना आसपास देखें इसके आसपास के प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रहा भाई साहब का, अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल में कलारी पट्टिटू अकादमी स्थापित की जा रही है। कलारी पय्टू अकादमी स्थापित की जा रही है, तो ये किससे संबंधित है, तो आते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि ये है क्या, पहले ये कलारी पय्टू क्या है, तो ये युद्ध कला का एक जो है युद्ध कला है। ये क्या है, एक युद्ध कला है, यानी मार्शल आर्ट्स है। उसके बाद इसको जो है अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी शामिल किया गया था। अब आता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है आयोजन तीसरा बार कहाँ किया गया था, तो गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में हुआ तीसरा गुवाहाटी में। और चौथा जो उसका संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम, यहाँ यूथ बोल रहा है, तो यूथ गेम का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में। अगला पेज में देख लेते हैं पहले, अगला पेज में इसके बारे में देख लेते हैं। पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होगा। पंचकुला में चौथा, ये चौथा होगा। उसके बाद ये
एक और कुछ कलारी ये जैसे कि नेक्स्ट जैसे कि प्राचीन ये युद्ध शैली जो है, कुछ और युद्ध शैली देख लेते हैं युद्ध महोत्सव, जैसे कि मलखम्ब 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 युद्ध शैली राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, तो एमपी का मलखम्ब है। उसके एक और होता है गतका। गतका जो है कहाँ का है, तो गतका पंजाब का। ये सिख के लिए जो है, सिख धर्म के लिए गतका खेल जो है पंजाब का है, गतका गतका। उसके बाद थांगटा। थांगटा कहाँ का युद्ध शैली है, थांगटा। नाम देख रहे हैं थांगोटा, थांगटा लिखने में भाई अभी नहीं बन रहा है, थांगटा। तो थांगटा कहाँ का युद्ध शैली है, मणिपुर का, मणिपुर का। उसके बाद ये जो थांगटा जो है दुनिया का प्राचीनतम युद्ध शैली है जो अभी भी जीवित है। दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा प्राचीनतम जो युद्ध शैली है कौन सा है, तो थांगटा है। उसके बाद इसका प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्राचीन युद्ध शैली है, प्राचीन युद्ध शैली है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भाई मेरे थोड़ा सा लिखने बोलने में नया नया स्टार्ट किए हैं भाई, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रहा भाई का 8 नंबर। हाल ही में किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये नियोम प्रोजेक्ट, पहले नियोम प्रोजेक्ट क्या है, तो ये सऊदी अरब के द्वारा तो चालू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत ना कोई सड़क होगा, ना कोई सड़क और ना ही कोई सड़क और ना ही कोई गाड़ी, ना ही कोई सड़क और ना ही कोई गाड़ी, यानी कि ना ही कोई कार होगा। शहर का नाम क्या है, तो यहाँ शहर का नाम दिया है द लाइन, शहर का नाम द लाइन यहाँ का दिया है द लाइन। ये सड़क का नाम हुआ, यानी कि ओवरऑल कहें तो ये पैदल चलने वाला सड़क है, पैदल चलने वाला यात्रा करने वाला सड़क है। यहाँ कोई गाड़ी नहीं चलेगा, कोई सड़क नहीं होगा। उसके बाद इसमें कार्बन की मात्रा, जब गाड़ी चलबे नहीं करेगा तो कार्बन शून्य कार्बन हो जाएगा, जीरो कार्बन शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा। और साथ ही उसका वातावरण स्वच्छ होगा, स्वच्छ ऊर्जा होगा, स्वच्छ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। सऊदी अरब का बात करें तो सऊदी अरब का भी प्रिंस कौन है, सुल्तान है। एक सऊदी अरब में एक जो है एक यहाँ मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है रूब अल खाली मरुस्थल। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे यहाँ देख लेते हैं अपने मैप में देख लेते हैं सऊदी अरब। जैसे सऊदी अरब ये है सऊदी अरब है, तो ये जो है लाल सागर है, और ये जो है फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है। और ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब का राजधानी का क्या है, रियाद है, ये राजधानी है रियाद है सऊदी अरब का। लोकेशन में देख लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ का प्रिंस तो सुल्तान है। कौन सा मरुस्थल है, यहाँ एक मरुस्थल स्थित है, रब अल खाली मरुस्थल, रब अल खाली। जो बोल रहे हैं भाई वो सुनना, लिखने में थोड़ा नहीं बन रहा है, रब अल खाली मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वाणिज्य तथा बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो ये प्रीमियम राशि जो निर्धारित किया गया है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी 5% जो है, बागवानी के लिए 5% है। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं पहले। जिसे प्रधानमंत्री, एक मिनट, हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ? तो इसकी शुरुआत हुआ था 13 जनवरी 2016 को, 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत किया गया। इसका पूरा 5 साल हो गया, पूरा 5 वर्ष पूरी इसका हो गया है। उसके बाद बागवानी से संबंधित अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। बर्मी कल्चर कहे तो केचुआ से संबंधित बर्मी कल्चर कहलाता है। उसके बाद हरित क्रांति से संबंधित कुछ बोल दें तो हरित क्रांति का जनक विश्व में किसे कहा जाता है? नॉर्मल बर्ड लोग है विश्व में हरित क्रांति का जनक। उसके बाद भारत में कहेगा हरित क्रांति का जनक तो एस स्वामीनाथन है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि प्रीमियम
प्रीमियम 3 पर रबी खरीफ बागवानी पर मिलता है। प्रीमियम 3 ही पूछता है, प्रीमियम राशि। तीनों को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि रबी, एक रबी है, रबी के लिए कितना है 1.5% रबी के लिए है। खरीफ, दूसरा है खरीफ, खरीफ के लिए कितना है, खरीफ के लिए 2% है। उसके बाद तीसरा है बागवानी, बागवानी के लिए बता ही दिए उधर, बागवानी, बागवानी, बागवानी के लिए है बाबू का 5%। बागवानी के लिए कितना है 5%। ये तीनों ही पूछता है, इसको रबी फसल, इसको लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रबी फसल में क्या जो ठंडी के दिन में होता है उसे रबी फसल हम लोग कहते हैं। जैसे मटर हुआ, गेहूँ हुआ, सरसों हुआ, ये सब रबी फसल हो जाता है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं, फसल से संबंधित कुछ प्रश्न आ गया है। जैसे कि हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, तो हॉर्टिकल्चर अभी तुरंत बताएं बागवानी से है। किससे है, बागवानी से, बागवानी से है। उसके बाद विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग है, बोरलॉग। उसके बाद कहता है रबी की फसल कौन कौन से है, तो रबी का फसल याद रखना है सीधा जो ठंडी में होता है, यानी कि शीतकालीन, यानी शीत के समय जो होता है फसल, जैसे कि मटर हुआ, गेहूं हुआ, सरसों हुआ, चना हुआ, ये सब जो है रबी फसल में आ जाता है। उसके बाद किसानों की आय दोगुनी का लक्ष्य करने का जो है कब तक भारत सरकार द्वारा रखा गया, तो ये जो है 2022 तक दोगुनी आय का, किसान का आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया 2022 तक। मलेरिया मुक्त भारत, तो मलेरिया मुक्त भारत और देख लेते हैं, मलेरिया मुक्त कहेगा तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत। टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त 2025 तक, टीबी मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत 2025 तक। उसके बाद और लक्ष्य है 2024 तक हर घर नल योजना, हर मतलब कि हर घर में जो है नल जल योजना 2024 तक में हो जाना चाहिए, भारत सरकार का ये लक्ष्य है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और लास्ट प्रश्न है बाबू का अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। 10 प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर का मुख्य। कहता है हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों और युवाओं में संविधान की जागरूकता हेतु किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका पहले आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर ए, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि संविधान के बारे में जानो, इसका मतलब कि संविधान के बारे में छात्र छात्राओं में युवाओं में जानकारी हो संविधान के बारे में। अब संविधान आया तो संविधान के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे संविधान का अध्यक्ष कौन था, वो अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन था, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा था। कब बना, तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को और अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। बहुत बार प्रश्न पूछा गया। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को वो अस्थायी रूप में अध्यक्ष बन गया था। उसके बाद कहें तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, यानी कि जो प्रस्तावना है इसको कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये संविधान के अनुसार जो है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को इसको किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन कब आया भारत, तो कैबिनेट मिशन इसी से संबंधित, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। तो भाई लोग मेरे आज का यहीं तक लगभग प्रश्न है, 10 प्रश्न हमने देखा है, इससे संबंधित जो है प्रश्न कुछ किए हैं। तो जो भी गलती हुआ भाई, थोड़ा बोलने में, नया चैनल अभी बनाए हैं, नया वीडियो डाल रहे हैं, जो भी गलती हो रहा है, त्रुटि हो रहा है उसके लिए सॉरी। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय।